हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसमें इस सीरीज़ में हमने 28 नंबर ऑफ सेट कवर कर लिए हैं और आज का जो सेट रहने वाला है वो रहेगा आपका 29 सेट। ठीक है, तो इस सेट में जो 29 नंबर का सेट रहेगा आपका आज का, इसमें हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, मानसून अराइव्स इन इंडिया एंड अप्रॉक्सीमेटली इन। देखिए, जो भारत में मानसून है वो आपका, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मानसून भारत में कब आता है। ठीक, तो भारत में मानसून, देखिए ये मानसून जो है ये इस तरीके से साउथ साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथर्न इंडिया पार्ट है। मानसून की जो शुरुआत होती है वो अरेबियन सी से होती है, जो हवाएं ये इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, फिर कुछ हवाएं आपकी इधर चली जाती हैं और कुछ इस तरफ को मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत होती है ये अर्ली जून में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्ली इन द जून। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है बेसिकली। ठीक है, और जो सबसे पहले केरला के कोस्ट पे, यहाँ पर क्या है, केरला केरला के कोस्ट पे टकराता है। और ये जिस डेट में टकराता है ये अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि 1 जून को ये केरला कोस्ट पर टकराता है मानसून। ठीक है, और उसके बाद ये मुंबई की तरफ और ये कोलकाता की तरफ 10 जून, और यहाँ कोलकाता की तरफ लगभग 13 जून के आसपास में पहुंच जाता है ये। ठीक है, क्लियर। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अप्रैल और मई का जो मंथ होता है, इस मंथ में जो सनशाइन होती है, मतलब देखिए जो आपकी सरफेस है, यहाँ पर आपका इंडिया है, ठीक है, इस एरिया पे, तो जो अप्रैल और मई का जो मंथ होता है इसमें जो सनशाइन है वो वर्टिकली पड़ती है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये वर्टिकली रेस पड़ती हैं, देखने को मिलती हैं कहाँ पे, अर्थ इंडिया में। ठीक है, अप्रैल और मई के मंथ में। फिर देखिए, विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग्स। जो सम्राट अशोक थे वो किस डायनेस्टी से संबंधित थे, किस डायनेस्टी के राजा थे, वो मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, अशोक। और अशोक का जो टाइम पीरियड था, मतलब किस कालखंड में वो थे एक्चुअली, तो वो था 273 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में। ठीक है, ये टाइम पीरियड था अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अशोक का, सम्राट अशोक। और ये ग्रेट रूलर थे किसमें, मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, और इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन पर भी काफ़ी, मतलब तक्षशिला और उज्जैन तक इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। और उधर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो अफगानिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल वैली में भी इनका साम्राज्य बढ़ चुका था। ठीक है, अशोक मौर्य। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, और जो आपका लास्ट ईयर 2021 में, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए अभी 8 मार्च तो आई नहीं है ना, तो जो लास्ट ईयर की जो वुमेंस डे मनाया गया, इंटरनेशनल वुमेंस डे, उस डे की जो थीम थी वो था चूज द चैलेंज। चूज द चैलेंज। ठीक है, कई बार थीम्स भी पूछ ली जाती है इन सभी इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर, नागालैंड। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो फेस्टिवल होता है इसमें जो नागालैंड के ट्राइब्स हैं, बेसिकली ये ट्राइबल फेस्टिवल है। ट्राइबल फेस्टिवल, जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं बेसिकली, उनके बीच में मध्य में बनाया जाता है ये फेस्टिवल। इसमें डांस, कल्चरल एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, इस तरीके से कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हर साल, एक्चुअली ये थोड़ा कुछ इवेंट्स का है, मतलब नंबर ऑफ डेज में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं है। और ये हर साल 1 दिसंबर से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड के अंदर। ठीक है, और नागालैंड जो है आपका सेवन सिस्टर का पार्ट है। सेवन सिस्टर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनका हिस्सा है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट की जो सेवन सिस्टर जिन्हें कहा जाता है वो कौन कौन सी है आपकी, नाम देख लीजिए एक बार फटाफट। जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है। ठीक है, तो ये देखिए 7 स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट्स को कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है CRI। ठीक है, CRI।
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत के कौन सा रैंक है? भारत का रैंक है 7वां रैंक है 2021 की जो रैंकिंग सिस्टम आई उसमें, ठीक है। और इस बार जो ये रिस्क इंडेक्स आया है कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन निकाला गया था, इसे पब्लिश किया गया था फरवरी 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर का बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसमें देखो ये जो रिपोर्ट होती है इंडिया सॉरी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इस रिपोर्ट में बेसिकली ये रिपोर्ट होती है जो शो करती है द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स, ठीक है। जो एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स है, एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स को शो करती है, वेदर इफेक्ट्स को शो करती है ये, ठीक है, ये रिपोर्ट। और इसके अंदर जो है इंडिया की रैंक तो 7th है, और इसमें जो स्कोर हासिल किया इंडिया ने वो कितना था? 16.67 स्कोर के साथ में CRI 2021 का रैंक रहा इंडिया का 7th, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। यूएन से यूनाइटेड नेशन हो गया, ये हो गया आपका एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है किसी किसी एग्जाम में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है आपको? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, ठीक है। और यूनेस्को के अंदर जो है 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसके अंदर 11 एसोसिएशंस हैं, ठीक है। देखिए ये तो यूनेस्को की बात आ गई। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जैसे यूएस है, यूएस और इज़राइल, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज जो हैं यूएन के तो मेंबर है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के तो मेंबर हैं, बट ये यूनेस्को के पार्ट नहीं है, ठीक है। ये दीज कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनेस्को, ठीक है। बट और तीन कंट्री ऐसी हैं जैसे पैलेस्तीन हो गया, पैलेस्तीन, न्यूआ और कुक, ठीक है। ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूनेस्को की मेंबर हैं, बट यूएन की मेंबर नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स नहीं है ये, बट ओनली मेंबर ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पेरिस के अंदर, क्लियर। और ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट भी डेट इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 1945 को, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके अंदर बिहार के अंदर किसने जो उस रिवॉल्ट को लीड किया था, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ ये शुरू किसके द्वारा हुआ था? बेसिकली ये मंगल पांडे, नाम आपने सुना ही होगा, मंगल पांडे बैरकपुर से, ठीक है, बैरकपुर में थे, और इनके द्वारा ही बेसिकली इसको इनिशिएट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिहार में लीडर थे वो थे नॉट कुंवर, दैट्स कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा शुरू किया गया। बिहार के अंदर लीडर कौन थे? कुंवर सिंह, क्लियर। जो कुंवर सिंह थे ये जमींदार थे जगदीशपुर के अंदर। जगदीशपुर कहाँ पे? आरा, जो आरा डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहाँ पर जगदीशपुर में जमींदार हुआ करते थे ये, ठीक है। और जो तात्या टोपे हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ, तात्या टोपे जो है ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी, तात्या टोपे और ये जो नाना साहिब हैं ये दोनों कहाँ पे हैं? कानपुर के अंदर, कानपुर में, ठीक है। और मंगल पांडे बैरकपुर। और एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। ये कहाँ ये जो थी लेडी, इन्होंने लखनऊ में 1857 की जो लड़ाई थी उसकी लीडरशिप की थी, ठीक है। और जो झांसी है, झांसी जो इलाका है बुंदेलखंड का रीजन, वहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कमान संभाली थी, ठीक है, 1857 की विद्रोह के दौरान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, देखिए सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत, कैपिटल जयपुर, ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो भी देख लीजिए, गवर्नर जो है यहाँ पे राजस्थान के अंदर वो कहें कलराज मिश्र, ठीक है। और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, और यहाँ पर जो आपके गवर्नर हैं वो उनका नाम है गंगा प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पर जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग,
क्लियर। उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, ठीक है। और यहाँ पर जो सीएम है प्रेजेंट टाइम पर, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये इलेक्शन स्टेट है अभी, तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, और जो गवर्नर यहाँ पे है वो है गुरमीत गुरमीत सिंह, ठीक है, क्लियर। और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है, तंवर चंद्र गहलोत, ठीक है, तंवर चंद्र गहलोत यहाँ पर गवर्नर है। और यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है, बसवराज बमाई, बसवराज बमाई, ठीक है। तो सिरस्का नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करती थी, बट जब पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बने उसके बाद जो है उसका नाम बदल गया है नीति आयोग। और नीति आयोग का जो गठन है, ये नाम चेंज हुआ, जो गठन हुआ इसका, ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है आपको, 1 जनवरी 2015, ठीक है। और कई बार ये नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नीति का मतलब होता है NITI जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री जो है वो चेयरमैन होते हैं इसके, ठीक है। और नीति आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है नीति आयोग को। जूट ग्रोज वेल इन विच टाइप ऑफ सॉइल, देखिए जूट जो है, जूट में प्रोडक्शन में, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा जो इसके लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इस सॉइल के अंदर मिनरल, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सॉइल जो बनती है किससे, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। इस सॉइल के बनने का जो मेथड है वेदरिंग ऑफ रॉक कहलाता है, ठीक है। और जूट के लिए जो है बेसिकली आपका हॉट और ह्यूमिड, हॉट प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट जो है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं इसके लिए, ठीक है। तो जूट के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है इसका प्रोडक्शन, फिर असम में, फिर उड़ीसा, फिर बिहार में, ठीक है, बिहार, और फिर कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड, इन स्टेट्स में कई कई कुछ पार्ट में देखने को मिलता है जूट का प्रोडक्शन, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, वो कौन सा पहला भारतीय है जिसको ऑस्कर जो अवार्ड है, जो फिल्म इंडस्ट्री या मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज के फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो वो थे भानु अथिया, इनको मिला है 1983 के अंदर, 1983 के अंदर जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए, ठीक है, डिज़ाइन अकेडमी के लिए ये दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और इन्होंने ही जो एक मूवी आई थी लगान, लगान जो मूवी आई थी आमिर खान की, उसका जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो भी इन्होंने ही किया था, भानु आथिया ने, क्लियर। और ये जो इसको ऑस्कर मिला है, वो ऑस्कर किसके लिए मिला है, रिचर्ड के लिए, जो रिचर्ड मूवी थी उसके लिए इनको ऑस्कर मिला है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम, देखिए चार धाम जो यात्रा होती है बेसिकली, ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है, चार धाम की जो यात्रा है आपकी वो होती है, एक तो बद्रीनाथ, ठीक है, दूसरा होती है द्वारका, थर्ड है आपका पुरी, और फोर्थ है आपका रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम। बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में, द्वारका है आपका गुजरात के अंदर, ये आपका उत्तराखंड, ये आपका गुजरात में, और पुरी है उड़ीसा के अंदर, और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है आपके चार धाम, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मानसरोवर, मानसरोवर क्या बेसिकली लेक है आपकी, ये कोई धाम नहीं है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मानसरोवर। ये तो हो गया चार धाम। और एक होता है मिनी चार धाम, मिनी चार धाम, चार धाम, ठीक है। तो मिनी चार धाम क्या है आपका, ये उत्तराखंड के चार प्लेसेस हैं बेसिकली, देखिए एक तो होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये जो चार प्लेसेस हैं इन्हें कहा जाता है मिनी चार धाम, ठीक है। और चार धाम ऑल इंडिया में आपकी ये बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इन ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, कौन से मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, देखिए वो है आपका सन टेम्पल, सन टेम्पल कहाँ पर है आपका, कोणार्क में, कोणार्क जगह एक, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर कोणार्क जगह है, वहाँ पर सन टेम्पल है, उसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा, ठीक है।
और इसे बनाया गया था, जो सन टेम्पल है ये लगभग 13वीं शताब्दी के बीच में ये बनाया गया था। और इसको बनाया गया था उड़ीसन स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर, या उड़ीसन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, उसमें ये बनाया गया है सन टेम्पल। ठीक है, और ये एक यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट भी है आपकी। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो कब मिला था, 1984 के अंदर। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, जो सन टेम्पल है, जो आपका न्यू करेंसी है 10 रुपये का जो नया नोट है आपका, ठीक है, जो नया नोट प्रिंट हुआ है आफ्टर 2016 के बाद जो न्यू नोट प्रिंट हुए हैं 10 रुपये के, उसके बैक साइड में सन टेम्पल की जो फोटो है वो लगी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक नाम है, जस्ट मिनट, ये देखिए बृहदेश्वर टेम्पल। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा के अंदर, ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। और बृहदेश्वर टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है, ये है विष्णु भगवान को, ये विष्णु गॉड को डेडिकेटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर है, पुरी के अंदर। ठीक है, पुरी में। और ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल आपको देखने को मिलता है जो आपका मदुरई है, मदुरई वाला इलाका, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, वहाँ देखने को मिलता है मीनाक्षी टेम्पल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बना है, तो नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है आपका। ठीक है, ये एक बेसिकली क्या है, ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका केवड़िया जो इलाका है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात के अंदर, वहाँ पर बना हुआ है नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, और नर्मदा रिवर जो है आपके कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, एमपी के अंदर से ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ गिरती है, ये आपकी अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, और वहाँ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ये। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये जो था आपका सरदार सरोवर डैम, अब ये जो डैम है इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, नींव रखी गई थी, वो किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये कब रखी थी, 5 अप्रैल 1961 को इसकी फाउंडेशन रखी गई, 1961 में। ठीक है, देख लीजिए 1961 में इसकी फाउंडेशन रखी गई, और इसका जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वो किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस डैम का। कब, 17 सितंबर 2017 में। ठीक है, देखिए इतना लंबा टाइम इस डैम को बनने में पूरा लग गया। ठीक है, काफ़ी बड़ा डैम है। ठीक है, और ये डैम की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 1210 मीटर की लॉन्ग है, इतना लंबा है। और 163 मीटर की जो इसकी है हाइट है, इतना ऊंचा है और इतना लंबा ये डैम है। ठीक है, फिर हम बात करें तो ये जो भाखड़ा नंगल डैम है, नंगल डैम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका सतलुज रिवर पर देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और जो नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम आपको कृष्णा रिवर पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, तेलंगाना और आंध्रा दोनों स्टेट्स में ये बटा हुआ है, शेयर्ड होता है। ठीक है, हाफ हाफ, मतलब आधा पार्ट इसका तमिलनाडु तेलंगाना के अंदर आता है, आधा आपका हैदराबाद के आंध्रा के अंदर आता है। और हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ सजदा। जो सजदा है सिस्टम, उसकी जो प्रैक्टिस है वो कौन से सुल्तान ने, कौन से किंग ने शुरू की थी, वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसने सजदा शुरू किया था। ठीक है, और इसका नाम जो था बलबन के साथ में गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, और ये किस टाइम मतलब ये इसने शुरू किया था। ठीक है, और ये जो सारे कई लोग हैं, तो एक्चुअली छोटा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वो याद कर लीजिए। इसके एक्चुअली वो उसकी हम बात करें डायनेस्टीज़ की, डायनेस्टी की। ठीक है, तो जो वंश थे उनकी सीक्वेंसिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीक्वेंसिंग में। जो पहली थी स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 के बीच में रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर तो हो गया आपका बलबन, गयासुद्दीन बलबन। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच में। उसके बाद आई खिलजी वंश, खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी वगैरह सब थे। ठीक है, और इसमें इल्तुतमिश वगैरह सब थे। ठीक है, तो खिलजी वंश जो था 1290 से शुरू हुआ,
और 1320 तक चला, मतलब लगभग 30 साल तक ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, उसके बाद आई तुगलक वंश। तुगलक वंश जो आया तो आया ये 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, इसके बाद आया सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी 1414 से आई। ठीक है, ये चली आपकी 1451 तक। ठीक है, इसके बाद आई लोधी वंश। लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश आया आपका 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, लोधी वंश। ठीक है, तो ये सब कई सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जिनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन आया। कई बार आपका सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। और ये कंज्यूमर राइट डे का जो आइडिया है ये एक्चुअली दिया था यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने ये कंज्यूमर राइट डे बनाने का जो आइडिया है वो दिया था। कब दिया था? 1962 के अंदर। ठीक है, और जो अभी पिछले साल का आपका मनाया गया है वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2021 में, तो उसमें जो थीम था इसका वो था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन, पोल्यूशन को टैकल करना जो था वो इसकी थीम थी। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड की। अगर जो हम बात करें नेशनल पोल्यूशन डे, सॉरी नॉट पोल्यूशन, नेशनल कंज्यूमर डे, ये तो वर्ल्ड की तो बात हो गई, या इंटरनेशनल कंज्यूमर डे या वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात कर रहे हैं हम। अगर जो हम नेशनल कंज्यूमर डे की बात करें तो ये मनाया जाता है हर साल। कौन से डेट में? 24 दिसंबर में। ठीक है, और 24 दिसंबर के आगे जो 25 दिसंबर होता है उस दिन तो क्रिसमस मनाया जाता है। और साथ में इस दिन किसका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो इसी दिन मनाया जाता है, जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, अम्बेडकर जयंती। ठीक है, 15 अगस्त को हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और जो 8 मार्च है इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन है उसने किस वर्ष में जो है बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 के अंदर। ठीक है, ये जो लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर दिया था 1905 में विभाजन होगा। ठीक है, मतलब देखिए ऑप्शन में जो आ रहा है आपका वो ये है, बट एक्चुअल में जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1911 के अंदर। ये कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो गया था बंगाल आपका। ठीक है, तो ये जो विभाजन हुआ तो इसमें क्या क्या बना आपका? जो बंगाल है, बंगाल एक तो बना आपका स्टेट, दूसरा आपका बिहार स्टेट बना, तीसरा आपका उड़ीसा स्टेट बना, तो 3 स्टेट्स आपके फॉर्म हो गए थे। क्लियर? लॉर्ड कर्जन ने एक लॉ पास किया था, रूल पास किया था, कानून पास किया था, जिस कानून के अंदर जो आपकी प्रोटेक्शन किया जाएगा, किसका प्रोटेक्शन किया जाएगा? जो आपके एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, उनको संरक्षणा के लिए, उनको रख रखाव के लिए, ताकि उनको डैमेज ना हो, उनकी उसके लिए लॉ पास करने वाला भी कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल ट्री टॉप। जो बुक है ट्री टॉप नाम की बुक जो है, इसको किसने लिखा? इसको लिखा था जिम कॉर्बेट ने। ठीक है, तो आपको जिम कॉर्बेट ने नाम सुनते ही याद आ रहा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में कहाँ? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और जिम कॉर्बेट जो एक बेसिकली कौन थे? एक हंटर और या नेचुरलिस्ट थे ये। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई कुछ और बुक्स है, जैसे एक तो ट्री टॉप हो गई, दूसरी है माई इंडिया। माई इंडिया नाम की एक बुक इन्होंने लिखी। ठीक है, एक और बुक है इनकी, जैसे द टेम्पल द टेम्पल टाइगर एंड मोरमैन ईस्टर ऑफ। ठीक है, इस तरीके की जो 2 बुक्स हैं ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट। और सलीम अली, देखिए सलीम अली जो एक बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और इन्हें पक्षियों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो इनके नाम पर कई सारे आपको सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक हड़प्पा सिचुएटेड। जो हड़प्पा की साइट है, हड़प्पन साइट, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी कहते हैं, वो किस रिवर के किनारे है? वो आपकी रावी रिवर, जो रावी नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी जो साइट है खोजी गई थी किसके द्वारा? 1921 में आपकी दयाराम साहनी ने, दयाराम
सहानी ने इस साइट को फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और इस टाइम पर जो ESI के चेयरमैन थे, मतलब चीफ जो थे, डायरेक्टर, ESI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम पर जो हड़प्पा की साइट है, ये वेस्टर्न पंजाब में है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर एक्चुअली ये आपका इंफीरियल रिवर है। इंफीरियल रिवर वो रिवर्स होती हैं जो आपकी ओरिजिनेट तो होती है प्लेन से और फिर प्लेन में ही ख़त्म हो जाती है, मतलब वो कहीं किसी दूसरी रिवर का पार्ट भी नहीं बनती हैं और ख़त्म हो जाती है, समुद्र में नहीं गिरती। बेसिकली इस तरीके की जो रिवर्स होती हैं वो कहलाती है आपकी इंफीरियल रिवर, जो इसका एग्जाम्पल है लूनी रिवर। और ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होती है? लूनी रिवर की ओरिजिनेट होती है जो राजस्थान के अंदर एक जगह है पुष्कर, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर जो प्लेस है राजस्थान में, वहाँ से ओरिजिनेट होकर ये आपकी ख़त्म हो जाती है आपकी ये जो है आपका क्या कहते हैं इसे, मार्शी लैंड जो है आपका रन ऑफ कच्छ में। मार्शी लैंड मतलब दलदली इलाका जो है रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, जाकर ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पुष्कर से शुरू होती है और गुजरात तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाती है आपकी, ठीक है। साबरमती रिवर आपकी कहाँ है? अहमदाबाद में बहती है, ठीक है। इसी के किनारे आपका रिवर फ्रंट है और ये आपकी कहाँ से गिरती है? अरेबियन सी के अंदर गिरती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ। मोल जो है वो एसआई यूनिट है किसका? मोल एसआई, देखिए इससे पहले एक छोटी सी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, वो क्या होता है। देखिए 7 एसआई यूनिट होते हैं, 7 एसआई यूनिट की एक टेबल होती है जिसको आपने आई थिंक 9th या 10th क्लास में कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ाई होगा, तो वो हम ज़रूर देख लें क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक लेंथ होती है, जो लेंथ को मेज़र किस में किया जाता है? मीटर में, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से मेज़र किया जाता है लेंथ को। फिर सेकंड टर्म होता है मास, ठीक है। मास को मेज़र किया जाता है केजी में, ग्राम में, ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है टाइम, ठीक, टाइम को मेज़र किया जाता है सेकेंड्स में, सेकेंड्स, आवर, मिनट्स, इस तरीके से मेज़र किया जाता है उसमें टाइम को, ठीक है। फिर थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट आपको मेज़र करते हैं एम्पेयर के अंदर। और फिर आपका आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है मेज़र किया जाता है केल्विन में, केल्विन ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं, केल्विन। और फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मेज़र की जाती है कैंडेला में, कैंडेला, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CD, ठीक है, कैंडेला। और इसके बाद ये 6 हो गए। इसके बाद एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए होता है मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का एसआई यूनिट क्या हो गया आपका? केजी, ठीक है। इसका तो आपका मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब हो गया या जो भी है, इस भी टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये था आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका है, कौन सा था? 29th है ना, ICR टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए। ICR के टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम है T1 क्लास का, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप कर रहे थे 29, ठीक है। तो आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 2 दिन बाद से एग्ज़ाम आपका चालू है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी अदर पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रूर लगाते रहिए, ठीक है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।